नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, भारत ने 34 साल बाद अपनी शिक्षा नीति में किए कई बड़े बदलाव। भारत सरकार ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति यानी कि NEP को मंजूरी दे दी और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया। मौजूदा NEP को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। भारत सरकार ने भारत में शिक्षा क्षेत्र में GDP का 6% आवंटित किया है, जो कि पहले मात्र 4.43% था। NEP का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसका उद्देश्य 2025 तक सभी के लिए एक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है। 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 प्रारूप में विभाजित किया जाएगा। नए 5+3+3+4 प्रारूप के तहत पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज होंगे, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के 3 साल और कक्षा 1 और 2 शामिल होंगे। अगले 3 साल में प्रारंभिक चरण होंगे। उसके अगले 3 साल कक्षा 6 और कक्षा 8 के बीच मध्य चरण होंगे और अंतिम चरण कक्षा 9, 10, 11 और 12 में उच्च चरण होंगे। MPhil पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा और जो छात्र शोध करना चाहते हैं वे MPhil के बिना ही शोध कर सकते हैं। UG, PG, PhD स्तर के सभी पाठ्यक्रम इंटरडिसिप्लिनरी होंगे। कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक नियामक द्वारा शासित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा पैटर्न में सुधार होंगे। बोर्ड की सभी परीक्षाओं को 2 भाषाओं में लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में दिए गए प्रत्येक विषय में एक उद्देश्य होगा, साथ ही विवरण परीक्षा भी होगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा ज्ञान आवेदन पर आधारित होगी। कक्षा 6 से ही कोडिंग सीख सकेंगे छात्र। NEP का उद्देश्य छात्रों में गणितीय और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है। स्कूल पाठ्यक्रम को मूल अवधारणाओं से कम किया जाएगा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण शामिल है। इसके अलावा छात्रों को कक्षा 6 से ही कोडिंग सीखने की अनुमति होगी। स्वायत्त होंगे स्नातक कॉलेज। स्नातक की स्वायत्तता के तहत अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता कॉलेजों को उनकी मान्यता की स्थिति के आधार पर दी जाएगी। सभी कॉलेजों के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल प्रवेश आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि परीक्षा वैकल्पिक होगी। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होगी। NEP के तहत सभी छात्र कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम भी विकसित करेगी। टॉपिक नंबर 2, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की असेंबलिंग फ्रांस में कल से शुरू हुई। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर यानी कि ITER की असेंबलिंग कल से फ्रांस में शुरू हुई। ITER संघ जापान, भारत, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और दक्षिण कोरिया का संयुक्त प्रयास है। ITER कंसोर्टियम के अनुसार शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन करने वाली पहली फ्यूजन डिवाइस है जो लंबे समय तक फ्यूजन को बनाए रखती है और फ्यूजन आधारित बिजली के व्यावसायिक उत्पादन के लिए आवश्यक एकीकृत प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और भौतिकी शासनों का परीक्षण करती है। विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से सूरज के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया की नकल करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि यह सस्ते, सुरक्षित और स्वच्छ बिजली का लगभग असीम स्रोत प्रदान कर सकता है। मौजूदा विखंडन रिएक्टरों के विपरीत जो प्लूटोनियम या यूरेनियम परमाणुओं को विभाजित करते हैं, फ्यूजन रिएक्टर के साथ अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया का कोई जोखिम नहीं है और ये लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे का उत्पादन भी नहीं करता है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का।
आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं जापान, कोरिया, चीन या अमेरिका। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि संविधान के अनुसार भारत में परिसीमन करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वितरण आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।